शफ़क़त दोपहर को दफ्तर से आया तो घर में मेहमान आए हुए थे। औरतें थीं जो बड़े कमरे में बैठी थीं। शफ़क़त की बीवी आयशा उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ थी। जब शफ़क़त सहन में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी बाहर निकली और कहने लगी, अज़ीज़ साहब की बीवी और इनकी लड़कियां आई हैं। शफ़क़त ने हैट उतार कर माथे का पसीना पोंछा। कौन अज़ीज़ साहब? आयशा ने आवाज़ दबाकर जवाब दिया, हाय आपके अब्बा जी के दोस्त। ओ अज़ीज़ चचा, हाँ हाँ वही। शफ़क़त ने ज़रा हैरत से कहा, मगर वो तो अफ्रीका में थे। आयशा ने मुंह पर उंगली रखी। ज़रा आहिस्ता बात कीजिए, आप तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो अफ्रीका ही में थे, लेकिन जो अफ्रीका में हो क्या वापस नहीं आ सकता? लो अब तुम लगी मैन मैह करने, आप तो लड़ने लगे। आयशा ने एक नज़र अंदर कमरे में डाली। अज़ीज़ साहब अफ्रीका ही में हैं, लेकिन उनकी बीवी अपनी लड़की की शादी करने आई हैं। कोई अच्छा बर ढूंढ रही हैं। अंदर से अज़ीज़ की बीवी की आवाज़ आई, आयशा तुमने रोक क्यों लिया शफ़क़त को? आने दो। आओ शफ़क़त बेटा आओ, तुम्हें देखी इतनी मुद्दत हो गई है। आया चची जान। शफ़क़त ने हैट स्टैंड की खोटी पर रखा और कमरे में दाखिल हो गया। आदाब अर्ज़ चची जान। अज़ीज़ की बीवी ने उठकर उसको दुआएं दी, सर पर हाथ फेरा और बैठ गई। शफ़क़त बैठने लगा तो उसने देखा कि सामने सोफ़े पर दो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हैं। एक छोटी थी, दूसरी बड़ी। दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। अज़ीज़ साहब बड़े वजीह आदमी थे। उनकी वो वजाहत उन लड़कियों में बड़े दिलकश तौर पर तकसीम हुई थी। आँखें माँ की थी नीली, बाल भूरे और काफ़ी लंबे। दोनों की दो चोटियाँ थीं। छोटी का चेहरा बड़ी के मुकाबले में ज़्यादा निखरा हुआ था। बड़ी का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। उनकी माँ उनसे मुखातब हुई, बेटा सलाम करो भाई को। छोटी ने उठकर शफ़क़त को आदाब अर्ज़ किया। बड़ी ने बैठे बैठे ज़रा झुक कर कहा, तस्लीमात। शफ़क़त ने मुनासिब व मौजू जवाब दिया। उसके बाद अज़ीज़ साहब और अफ्रीका के मुताल्लिक़ बातों का लामुतलाही सिलसिला शुरू हो गया। नैरोबी, टांगानिका, दारुस्सलाम, गरातीना, योगांडा, इन सब की बातें हुई। कहाँ का मौसम अच्छा है, कहाँ का ख़राब है, फल कहाँ अच्छे होते हैं। फलों का जिक्र छेड़ा तो छोटी ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान में तो नहायत जलील फल मिलते हैं। जी नहीं, बड़े अच्छे फल मिलते हैं, बशर्त ये कि मौसम हो। शफ़क़त ने अपने हिंदुस्तान की आबरू बचाना चाहे। गलत है। छोटी ने नाक चढ़ाई। अम्मी जान, ये जो कल आपने मार्केट से माल्टे लिए थे, क्या वहाँ के मुचंगों का मुकाबला कर सकते हैं? लड़कियों की माँ बोली, शफ़क़त बेटा ये सही कहती है, यहाँ के माल्टे वहाँ के मुचंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आयशा ने छोटी से पूछा, तलात ये मुचंगा क्या होता है? नाम तो बड़ा अजीब व गरीब है। तलात मुस्कुराई, आपा एक फल है, माल्टे और मीठे की तरह। इतना लजीज होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और रस एक निचोड़िए, ये गिलास जो तिपाई पर पड़ा है लबालब भर जाए। शफ़क़त ने गिलास की तरफ देखा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की वो फल कितना बड़ा होगा। एक मुचंगे से इतना बड़ा गिलास भर जाता है? तलात ने बड़े फ़खरिया अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ। शफ़क़त ने यह सुनकर कहा, तो फल यकीनन बहुत बड़ा होगा। तलात ने सर हिलाया, जी नहीं, बड़ा होता है न छोटा, बस आपके यहाँ के बड़े माल्टे के बराबर होता है। यही तो उसकी खूबी है कि रस ही रस होता है उसमें। और अम्मी जान, वहाँ का अनानास बड़ी रोटी के बराबर उसकी एक कास होती है। देर तक अनानास की बातें होती रही। तलात बहुत बातूनी थी। अफ्रीका से उसको इश्क था, वहाँ के हर चीज़ उसको पसंद थी। बड़ी, जिसका नाम निकहत था, बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने गुफ्तगू में कोई हिस्सा ना लिया। शफ़क़त को जब महसूस हुआ कि वो खामोश बैठी रही है तो वो उससे मुखातिब हुआ, आपको गालिबन इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। निकहत ने अपने होठ खोली, जी है, सुन तो रही हूँ बड़ी दिलचस्पी से। शफ़क़त ने कहा, लेकिन आप बोली नहीं। अज़ीज़ की बीवी ने जवाब दिया, शफ़क़त बेटा उसकी तबीयत ही ऐसी है। शफ़क़त ने ज़रा बेतकल्लुफ़ी से कहा, चची जान, इस उम्र की लड़कियों को खामोश पसंद नहीं होना चाहिए। यह भी कोई बात है कि मुंह में घिंगियाँ डाले बैठी रहो। फिर वो निकहत से मुखातिब हुआ,
जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निगहत के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूँ भाईजान। शफ़क़त मुस्कुराया। तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निगहत ने निगाहें नीची करके जवाब दिया, जी है। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं। दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफ़क़त उठा। चलिए। आयशा ने शफ़क़त का हाथ दबाया। पलट कर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफ़क़त न समझ सका। वो मुतहय्यर था कि खुदा मालूम क्या बात थी कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तलअत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों के एल्बम देखने का बहुत शौक़ है। मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफ़क़त तलअत को तस्वीरें दिखाता रहा। हस्ब आदत तलअत बोलती रही। शफ़क़त का दिमाग किसी और तरफ था। वो निगहत के मुतालिक सोच रहा था कि वो इस कदर खामोश क्यों है, तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों नहीं आई। जब उसने उसको चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? उस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंखों के ज़रिए किया था? तस्वीरें ख़त्म हो गई। तलअत ने एल्बम उठाया और शफ़क़त से कहा, बाजी को दिखाती हूँ, उनको बहुत शौक़ है तस्वीरें जमा करने का। शफ़क़त पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक़ है तो उनको साथ क्यों नहीं आई वो, मगर तलअत एल्बम उठाकर कमरे से निकल गई। शफ़क़त बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निगहत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसको मसरत पहुंचाती थी। आयशा लड़कियों की माँ से बातें करने में मशगूल थी। शफ़क़त कंगियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी की धुंध में लिपटा था, अब बशाश था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आर्ट का बेहतरीन नमूना थी उसको राहत बख्श रही है। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन जब एक घोड़े और सेहतमंद औरत की तस्वीर आई तो ये चमक मांद पड़ गई। एक हल्की सी आह उसके सीने में लर्जी और वहीं दब गई। तस्वीरें ख़त्म हुई तो निगहत ने शफ़क़त की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, भाईजान शुक्रिया। शफ़क़त ने एल्बम निगहत के हाथ से लिया और मेटल पेश में रख दिया। उसके दिमाग में खटपट हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा असरार उस लड़की की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है। उसने सोचा शायद कोई नामुकम्मल रोमान हो या कोई नफ्सियाती हादसा। चाय आई तो निगहत से मुखातिब हुआ, उठिए चाय बनाइए। निगहत खामोश रही, लेकिन तलअत खुदक कर उठी, भाईजान मैं बनाती हूँ। निगहत का चेहरा फिर धुंध में मलफूफ हो गया। शफ़क़त का तजस्सुस बढ़ता गया। एक बार जब उसने गैर इरादी तौर पर निगहत को घूर कोई देखा तो सटपटा गई। शफ़क़त को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी नाज़ेबा हरकत की। चाय पर इधर उधर की बेशुमार बातें हुई। तलअत ने उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो शफ़क़त को बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, जो शेखी की हद तक पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी थी। निगहत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ यह था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफ़क़त ने ख़ास तौर पर नोट की ये थी कि अज़ीज़ की बीवी की ममता का रुख ज़्यादातर निगहत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिए, मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। उससे कोई बात करती थी तो इस प्यार में भी होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के ज़रिए से भी उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चुमकार रही है। रुखसत का वक्त आया तो अज़ीज़ की बीवी उठी, बुर्का उठाया, आयशा से गले मिली, शफ़क़त को दुआएं दी और निगहत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चले। तलअत फुदक कर उठी। अज़ीज़ की बीवी ने निगहत का एक बाजू थामा, दूसरा बाजू तलअत ने पकड़ लिया। उसको उठाया गया। शफ़क़त ने देखा कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान है। एक लहजे के लिए शफ़क़त का दिलो दिमाग साकित हो गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक ठेस सी उठती महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर माँ और बहन का सहारा लिए निगहत गैर यकीनी कदम उठा रही थी।
اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر شفقت اور عائشہ کو آداب عرض کیا۔ کتنا پیارا انداز تھا، مگر اس کے ہاتھ اس کے دماغ میں نہ آیا۔ قدرت کیوں اتنی بے رحم ہے؟ ایسی پیاری لڑکی اس کے ساتھ اس قدر ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک۔ اس معصوم کا آخر گناہ کیا تھا؟ اس کی سزا اتنی کڑی دی گئی۔ سب چلے گئے، عائشہ کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ شفقت ایک فلسفی بن کر سوچتا رہا۔ اتنے میں شفقت کے دوست آ گئے اور وہ بھی اپنی بیوی سے نگہت کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نگہت اور اس کے روگ کو بھول گیا۔ جب رات ہو گئی اور عائشہ نے اسے نوکر کے ذریعے کھانے پر بلوایا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے محض ایک کھیل کے خاطر نگہت کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر اس نے عائشہ سے بھی کیا، لیکن اس نے کہا آپ کھانا کھائیے، مفصل باتیں پھر ہو جائیں گی۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے سوتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی رات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور ان کی شادی کو قریب 6 برس ہو گئے تھے، مگر اس دوران میں کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو صرف آپریشن سے دور ہو سکتا ہے، مگر وہ ان سے بہت خائف تھے۔ میاں بیوی بہت پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ رات کو وہ اکٹھے لیٹتے، حسب معمول جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے تو شفقت کو نگہت یاد آئی۔ اس نے ایک آہ بھر کر اپنی بیوی سے پوچھا، عائشہ نگہت بیچاری کو کیا روگ ہے؟ عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا، 3 برس کی ننھی منی بچی تھی کہ تب محرقہ ہوا، نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ شفقت کے دل میں نگہت کے لیے ہمدردی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا، عائشہ خدا کیوں اتنا ظالم ہے؟ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شفقت کو دن کے واقعات یاد آنے لگے جب میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں البم دکھاتا ہوں، تم نے میرا ہاتھ اسی لیے دبایا تھا کہ ہاں اور کیا، آپ تو بار بار، خدا قسم مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ اپاہج ہے۔ تم نے یہ کہا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سینے میں کسی نے تیر مارا ہے۔ جب وہ آئی تو خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا۔ بیچاری کو پیشاب کرنا تھا۔ ماں اور چھوٹی بہن ساتھ گئے، اظہار بند کھولا پھر بند کیا۔ کتنی خوبصورت ہے بیٹھی ہوئی، تو خدا کی قسم بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فالج زدہ ہے۔ بڑی ذہین لڑکی ہے۔ اچھا، ماں کہتی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ امی جان میں شادی نہیں کروں گی، کنواری رہوں گی۔ شفقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے انتہائی دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہوگا۔ عائشہ نے شفقت کی چھاتی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، شفقت صاحب کون شادی کرے گا ایک اپاہج سے؟ نہیں ایسا نہ کہو عائشہ، اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے شفقت صاحب؟ تم ٹھیک کہتی ہو، خوبصورت ہے، اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں؟ شفقت نے کروٹ بدلی۔ ایسا نہ کہو عائشہ۔ عائشہ نے بھی کروٹ بدلی۔ دونوں روبرو ہوئے۔ میں سب جانتی ہوں، کوئی ایسا مرد ڈھونڈیے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن بڑی بہن ہے، غریب کو کتنا بڑا دکھ ہے، اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ صحیح کہتی ہو تم۔ عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ کیا بیچاری اسی طرح ساری عمر کڑھتی رہے گی؟ نہیں، یہ کہہ کر شفقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہو۔ ہاں، یہ بھی کوئی قسم کھانے کی بات ہے؟ ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ شفقت نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، میں تو ایک بات سوچی ہے۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، کیا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بلند خیال کی عورت ہو۔ آج تم میرے اس خیال کو ثابت کر دیا۔ خدا میرے اس ارادوں کی استقامت بخشے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نگہت سے شادی کر لوں گا، سارا ثواب تمہیں ملے گا۔
تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا، شفقت صاحب میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اس سے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کے آغوش میں دفن ہو گیا۔